Hello everyone, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Our class 9th SST Social Science Revision Batch is going on. इस रिवीजन बैच में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मींस वो क्वेश्चंस जो रिपीटेड क्वेश्चंस है आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में बार बार रिपीट होते रहे या फिर जिनके आपके इस बार भी एनुअल एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जिसके थ्रू आप कंप्लीट चैप्टर को 25 to 30 मिनट्स में रिवाइज करते हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज टू जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, बिकॉज इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर. सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. सो फार इन दिस सीरीज वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट सोशल साइंस हमारी कवर हो चुकी है. SST के हमारे जो मैप वर्क है वो भी हमने कवर कर लिया. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड चैप्टर, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, दैट इज द थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. इसको हम डिस्कस करने वाले हैं. दिस चैप्टर इज लिटिल बिट ईजियर अगर कंपेयर करें हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के साथ, बिकॉज दिस चैप्टर इज हैविंग समथिंग टू कनेक्ट विद. हम इसके साथ कुछ कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को, बिकॉज दिस इज ए स्टोरी. वहाँ पे फैक्ट्स थे और स्टोरी नहीं थी, वहाँ पे पार्ट्स थे. यहाँ पे एक स्टोरी फ्लो में चलती है एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ हिटलर. नाजिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ द हिटलर. तो जो हिटलर है उसकी कहानी हम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में. हिटलर बंदा ठीक था, बस उसका दिमाग खराब था, बिकॉज ही वॉज एन एक्सीलेंट मैनेजमेंट स्किल थी उसके पास एंड ही वॉज वेरी गुड स्पीकर भी बहुत अच्छा था. ही वॉज ए ब्रेव, बट कहीं ना कहीं वो आगे चल के गड़बड़ करता है. क्या गड़बड़ करता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो इस चैप्टर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. 3 सेगमेंट रहेंगे. इन द फर्स्ट सेगमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. सेकंड सेगमेंट में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. एंड इन द लास्ट सेगमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो दैट्स मोर देन इनफ, यानी कि आपको कुछ भी इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं है. इट मीन्स ये इनफ रहेंगे आपके लिए. लेट्स बिगिन. चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर से हमें डिस्कस करने चाहिए. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्रीज वर इन द अलाइज. अलाइज में कौन सी कंट्रीज थी ये हमें बताना है. तो ये अलाइज क्या है? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 पूरा वर्ल्ड 2 ग्रुप में डिवाइड था. भाई युद्ध होगा तो ऐसे ही होगा ना, 2 ग्रुप तो होने होंगे. तो 2 ग्रुप थे, उनमें से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देयर वाज द फर्स्ट ग्रुप अलाइज था और सेकेंड था एक्सिस पावर. हमें पूछा गया कि विच कंट्रीज वर इन द अलाइज. अलाई ग्रुप में कौन सी कंट्रीज थी? सो इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, USA वर द पार्ट ऑफ अलाइज के पार्ट थे. सेम यही कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी सेम ग्रुप में थे. सेकेंड क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, विच कंट्रीज वर इन द एक्सिस पावर्स. कौन सी कंट्रीज एक्सिस पावर्स में थी? सो जर्मनी, जापान एंड इटली, दीज वर द मेन कंट्रीज इन द एक्सिस पावर्स. एक्सिस पावर यानी कि एक्सिस को हिंदी बोलते हैं धुरी, इसी के चारों तरफ पूरा वर्ल्ड घूम रहा था. तो मेन कंट्रीज थे एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान एंड इटली. यहाँ पर दीज कंट्रीज हैड टू फेस डिफीट, इनकी हार होती है. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा. जर्मनीज रूहर रीजन इज फेमस फॉर विच मिनरल. जर्मनी का रूहर रीजन है वो किस मिनरल के लिए फेमस है? एंड दिस रीजन इज फेमस फॉर कोल. कोल के लिए फेमस है ये रीजन. हमारा जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है दैट टू इज वेरी फेमस फॉर कोल, इसलिए ऑफन हम उसको बोल देते हैं और छोटा नागपुर प्लेट्यू इज द रूहर ऑफ इंडिया. छोटा नागपुर प्लेट्यू भारत का रूहर कहलाता है क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ऑल्सो फेमस फॉर कोल. वहाँ पर झरिया, बोकारो, रानीगंज 3 माइंस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, व्हेन डिड द वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन अकर. वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या था? एक मंदी आ गई थी, पूरी वर्ल्ड को चपेट में ले लिया था, इंक्लूडिंग द USA, द सुपर पावर ऑफ दैट टाइम. वो भी उसी लपेटे में आ गए थे एंड इट अफेक्टेड इंडिया टू एट दैट टाइम. इंडिया भी उसी लपेटे में आया था. तो ये कब आई थी? ये एक इंपॉर्टेंट इसलिए इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बिकॉज दैट हेल्प हिटलर टू राइज टू पावर. हिटलर को काफ़ी इससे हेल्प मिली थी. सो इट अकर्ड बिटवीन 1929 टू 1933 के बीच में ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है. फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द राइक्सटैग. राइक्सटैग इसको बोला जाएगा, करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन रहेगी. रिचटैग या ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा. व्हाट इज दिस राइक्सटैग, ये क्या है ये हमें बताना है. सो दिस इज द जर्मन पार्लियामेंट. इसकी स्पेलिंग भी अच्छे से कर लोगे. समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड लाइक दैट, नेम द जर्मन पार्लियामेंट. जर्मन पार्लियामेंट का नेम बताइए. सो हमें स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए. सो दिस इज द राइक्सटैग.
जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है, दिस इज द लोअर हाउस, ऐसे ही वहां पर लोअर हाउस है, दैट इज द राइक्सटाग। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। व्हेन डिड हिटलर बिकम चांसलर ऑफ जर्मनी? हिटलर जर्मनी के चांसलर बन गए थे। चांसलर लाइक दैट पे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जर्मनी में आज भी वहां पर चांसलर होते हैं। पावर्स एंड द फंक्शंस आर द सिमिलर, यानी पोजीशन का नेम चेंज है लेकिन पावर्स और फंक्शंस है वो सेम रहे। तो हिटलर बिकम द चांसलर ऑफ द जर्मनी 1933 में वो चांसलर बन जाते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट में, हु वर कोल्ड अनडिजायरेबल? द नाजी आइडियोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग कुछ लोग अनडिजायरेबल्स थे। अनडिजायरेबल जो अनवांटेड जिसको हम कह सकते हैं, अनवांटेड मतलब जिनको हम नहीं पसंद करते। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द नाजी आइडियोलॉजी, ज्यूज, जिप्सीज, पोलिश जो पोलैंड के निवासी थे, एंड अनहेल्दी जर्मन्स वर अनडिजायरेबल। ये अनडिजायरेबल थे यानी कि जिनको वो चाहते थे कि ये जर्मनी में नहीं रहने चाहिए। ओके, सो ज्यूज, जिप्सीज, पोलिश एंड अनहेल्दी जर्मन्स वर कोल्ड अनडिजायरेबल। किसने कहा? अकॉर्डिंग टू द जर्मन और द नाजी आइडियोलॉजी। एट्थ क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज हिटलर्स हिस्टोरिकल मिस्टेक और हिस्टोरिकल ब्लंडर इसको कह सकते हैं, ब्लंडर। ओके, हिस्टोरिकल ब्लंडर था, एक बड़ी भयंकर भूल थी जिसने सारा पासा ही पलट दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सो अटैकिंग द सोवियत यूनियन इन 1941 वाज द हिस्टोरिकल ब्लंडर ऑफ द हिटलर। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, एक तो अटैक कर दिया, इट मीन्स दैट नाउ द जर्मन आर्मी हैड टू फाइट ऑन बोथ द साइड, यानी ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी और वेस्टर्न फ्रंट दोनों साइड पे उसे युद्ध करना पड़ा, यानी कि उसकी पावर हाफ रह गई। सेकंड, द जर्मन जो सोल्जर्स थे दे वर नॉट ट्रेन टू फाइट इन द हार्ड कंडीशंस। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी रशिया में, तो वहाँ पूरा पासा ही पलट गया था। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्लंडर मिस्टेक ऑफ और हिस्टोरिकल ब्लंडर ऑफ हिटलर अटैकिंग द सोवियत यूनियन इन 1941। नेक्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, जिसको आपको अच्छे से करना है, हु वर कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स? किनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया था? द सपोर्टर ऑफ द वीमर रिपब्लिक, वीमर और द वाइमर रिपब्लिक वर कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। जो वाइमर रिपब्लिक थे उसके जो सपोर्टर थे उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया था। क्यों कहा गया था? बिकॉज आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड टू साइन मतलब ऑप्शन नहीं था भाई, साइन करने पड़े। हैड टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। वर्साइल की एक ट्रीटी होती है जिसकी हम बात करने वाले हैं आगे चल के, वो साइन करने पड़े। लेकिन उस वक्त पावर में कौन थे? वाइमर रिपब्लिक थे। भाई इन्होंने कुछ किया ही नहीं था लेकिन ये थे उस वक्त पावर में। ओके, सो पीपल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल वाइमर रिपब्लिक फॉर दैट ट्रीटी। जो हार्श ट्रीटी थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वाइमर रिपब्लिक को ठहराया। और क्योंकि ये नवंबर में हुई थी तो इसलिए इनके सपोर्टर्स जो है उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन जो रहेगा, व्हेन वाज द इनेबलिंग एक्ट पास्ड इन जर्मनी? इनेबलिंग एक्ट की बात की जाएगी, ये 3 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज इनेबलिंग एक्ट ही वो एक्ट था जिसने हिटलर को डिक्टेटर बना दिया। सो इट वाज पास्ड ऑन 3 मार्च 1933। 3 मार्च 1933 को इस एक्ट को पास किया गया था। दैट एक्ट गेव स्पेशल पावर्स टू हिटलर एंड नाउ ही बिकम द डिक्टेटर ऑफ द जर्मनी। 11th क्वेश्चन है, विद विच इवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट? किस इवेंट के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है? अटैक ऑन पोलैंड बाय जर्मनी ऑन सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, 12th क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हाट ट्रीटी डिड जर्मनी हैव टू साइन आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी थी जिसको साइन करना पड़ा था? जर्मनी हैड टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी उसको साइन करना पड़ा। दैट वाज ए क्वाइट हार्श ट्रीटी। और कहा जाता है कि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है इसी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज बो दिए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये हार्श थी कि जो जर्मन्स थे दे वांटेड टू टेक रेवेंज, कि बदला लेना है। उसी चक्कर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। 13th क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में फ्रॉम दिस चैप्टर, हु वाज गोबेल्स? गोबेल्स कौन थे? गोबेल्स एक पर्सन था, कौन था ये हमें बताना है। सो हिटलर्स मिनिस्टर ऑफ प्रोपगेंडा, ही वाज द हिटलर्स मिनिस्टर ऑफ प्रोपगेंडा। प्रोपगेंडा होता प्रचार मंत्री था, यानी जो नाजी आइडियोलॉजी थी जिसको पूरे जर्मन जो लोग थे उनको एक तरीके से
बेवकूफ़ बनाया था, उल्लू बनाया था, वो इसी गोबेल का काम था। ओके, एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि प्लानिंग यही करता था। दैट्स वाई ही ऑल्सो कमिटेड सुसाइड आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद 1945 में ये भी सुसाइड कर लेता है, क्योंकि इसे भी पता था कि सारे कांड मैंने किए हैं और पकड़ा गया ना तो छोड़ेंगे नहीं। 14th क्वेश्चन रहेगा, व्हेन वाज द न्यूरेमबर्ग सिटीजनशिप एक्ट पास्ड। जो हमने इनेबलिंग एक्ट की बात की थी, उसी तरीके से ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन टू। न्यूरेमबर्ग सिटीजनशिप एक्ट था जिसने सिटीजनशिप के लिए कुछ कंडीशंस को चेंज किया था, एंड उस कंडीशंस को चेंज करने के बाद ज्यूज वर नॉट कंसिडर्ड एज द जर्मन सिटीजन्स, उनको कंसिडर नहीं किया गया था। तो ये कब पास हुआ था? इन सितंबर 1935 में इसको पास किया गया था। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 15th क्वेश्चन रहेगा, दिस वन इज द लास्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन। When did Hitler withdraw Germany from the League of Nations? Now we have UNO, United Nation Organization है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हिंदी में बोलते हैं, UNO ना हमारे पास। Before that one there was a League of Nation था। League of Nation है that came into exist after the end of the First World War, कि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, but that one was a quite weak organization था। ओके, वीक ऑर्गेनाइजेशन था जो केवल तमाशा देखता था। तो उससे कब हिटलर ने जर्मनी को बाहर निकाल लिया कि भाई हम नहीं रहते इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं, कब बाहर आए थे ये हमें बताना है। सो हिटलर विड्रू जर्मनी फ्रॉम लीग ऑफ नेशन इन 1933 में उन्होंने बाहर निकाल लिया था, और उन्होंने कह दिया था कि भाई आपकी जो भी शर्तें हैं वो अपने पास रखो, हम नहीं मानने वाले। तो ये थे हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नाउ लेट्स डू डिस्कस द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन द इनेबलिंग एक्ट। इनेबलिंग एक्ट क्या था ये हमें बताना है। द इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड ऑन 3 मार्च 1933 को ये पास किया गया था। पहली चीज़ तो हमें ये याद रखनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स 2। हिटलर बिकम डिक्टेटर ऑफ द जर्मनी आफ्टर दिस एक्ट। इस एक्ट के बाद हिटलर जर्मनी के डिक्टेटर बन जाते हैं। अंडर दिस एक्ट all parties excluding the Nazi party and its related organizations were banned। और इस एक्ट के तहत क्या किया गया? एक्सक्लूडिंग द नाजी पार्टी, जो हिटलर की पार्टी थी, और उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन थे, यूनियन वगैरह थी, उनको छोड़ करके ऑल वर बेन्ड, बाकी के ऊपर बैन लगा दिया गया कि भाई चूंचा कुछ नहीं करनी, आप साइड हो जाओ। उसके बाद फोर्थ जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर था, दैट हिटलर एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। ही एस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर मीडिया, आर्मी और जुडिशरी है उसके ऊपर कंट्रोल है वो सेटअप कर लेता है हिटलर। सो ही बिकम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द जर्मनी एंड ही बिकम एब्सोल्यूट डिक्टेटर देयर। तो ये था इनेबलिंग एक्ट कि उसने क्या क्या चेंज किए। ही दैट एक्ट चेंज एवरीथिंग, सब कुछ बदल गया वहां पर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा 3 मार्क्स में। What was the youth policy of नाजी जर्मनी? नाजी जर्मनी की यूथ पॉलिसी क्या थी? ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि यूथ को लेकर के क्या सोचते थे नाजी लोग, जो नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी। द यूथ वर टोट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में उनको पढ़ाया जाता था। द यूथ वर टोट टू वर्शिप नाजी आइडियोलॉजी, उनको पढ़ाया जाता था, रटाया जाता था, नाजी आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करो, नाजी आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करो। एंड दे वर टोट टू वर्शिप हिटलर, कि हिटलर की पूजा करो। एंड वॉर, दे वर ऑल्सो टोट टू वर्शिप वॉर, कि युद्ध की पूजा करो, लाइक दैट, कि यानी उनको ये कहा जाता था कि आपके लिए हिटलर सब कुछ है, नाजी आइडियोलॉजी सब कुछ है, युद्ध ही सब कुछ है। एंड दे वर ऑल्सो टोट टू हेट ज्यूज, उनको ये भी सिखाया जाता था कि ज्यूज आर द ग्रेटेस्ट एनिमी, और उनकी नफरत करो, उनको ख़त्म करना है। ओके, सो अगर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है तो आप इन पॉइंट्स को अलग अलग भी राइट कर सकते हो। दैट यूथ वर टोट टू वर्शिप नाजी आइडियोलॉजी, यूथ वर टोट टू वर्शिप हिटलर, यूथ वर टोट टू वर्शिप वॉर, एंड दे वर टोट टू हेट द ज्यूज, ज्यूज से नफरत करना उनको सिखाया जाता था। ओके, एंड इट वॉज ए मैंडेटरी फॉर द यूथ टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड द आर्मी। और हर यूथ के लिए मैंडेटरी था नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना और नाजी आर्मी को ज्वाइन करना, यानी कि कंप्लीटली जब तक वो बड़े होते थे, ग्रोन अप होते थे, तब तक वो नाजी के रंग में रंग दिए जाते थे। सो दैट वाज द पॉलिसी ऑफ द नाजी जर्मनी टुवर्ड्स द यूथ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट वाज नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, यानी कि विमेन्स को लेकर के नाजी आइडियोलॉजी क्या कहती थी, उनकी क्या पॉलिसी थी। अकॉर्डिंग टू द नाजिज्म, the main responsibility of the women is to take care of children and home।
अकॉर्डिंग टू द नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो विमेन की थी कि उनको बच्चों की देखभाल करनी है, घर की देखभाल करनी है, दैट्स इनफ, और कुछ नहीं करना उनको. अकॉर्डिंग टू हिटलर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर्स टू इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन नाजी आइडियाज. हिटलर के अकॉर्डिंग ये था कि इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मदर्स टू इंट्रोड्यूस द चिल्ड्रन नाजी आइडियाज, कि नाजी जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में बच्चों को बताना ये मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. विमेन वर इनकरेज टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम द ज्यूज, और विमेन को इनकरेज किया जाता था कि वो ज्यूज से दूर रहें, डिस्टेंस बना करके रखें. एंड टू प्रोड्यूस प्योर जर्मन आर्यन चिल्ड्रंस, उनको ये भी फोर्स किया जाता था कि वो प्योर जर्मन आर्यन चिल्ड्रन से पैदा करें. एंड दीज टाइप ऑफ विमेन वर अवॉर्डेड, उनको अवार्ड दिए जाते थे जो प्योर जर्मन आर्यंस, जो जर्मन आर्यंस की तरह दिखते थे, उनको अवार्ड दिए जाते थे. एंड दोज हु यूज्ड टू प्रोड्यूस, जो नॉन जर्मन दिखते थे, ऐसे बच्चों को प्रोड्यूस करते थे, उनको पनिशमेंट दी जाती थी. ओके. एंड अकॉर्डिंग टू नाजिज्म द मैटर ऑफ फीमेल एंड मेल इक्वालिटी इज मीनिंगलेस. और नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ये भी कहना था कि जो मेल और फीमेल इक्वालिटी की बात करते हैं वो मीनिंगलेस है. मेन एंड फीमेल कैन नॉट बी इक्वल अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी. ओके. तो ये थी नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड. क्या था कि अकॉर्डिंग टू द नाजिज्म द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वीमेन वाज टू टेक केयर ऑफ द होम एंड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, कि ये काम है उसका. एंड दे अकॉर्डिंग टू द हिटलर इट वाज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वीमेन और द मदर्स टू ट्रांसफर और इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन अबाउट द नाजी आइडियोलॉजी के बारे में, उनको दिमाग में भरे कि ये नाजी आइडियोलॉजी है, हिटलर उनके लिए सब कुछ है. ये माना जाता था कि ये महिलाओं का काम है. एंड वीमेन वर इनकरेज टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम द ज्यूज, कि ज्यूज से दूर रहना ये उनको सिखाया जाता था. एंड दे वर इनकरेज टू प्रोड्यूस प्योर जर्मन आर्यन चिल्ड्रन, एंड दीज टाइप ऑफ वीमेन वर अवॉर्डेड टू, उनको अवार्ड दिए जाते थे, मार्केट में स्पेशल डिस्काउंट दिए जाते थे, लाइक दैट. इस तरीके से उनको इनकरेज किया जाता था. एंड दूसरी तरफ बाकी जो फीमेल्स होती थी जो कि ज्यूज से कांटेक्ट में आते थे, लाइक दैट, तो उनको पनिश किया जाता था. एंड लास्ट जो नाजी आइडियोलॉजी का कहना था कि दैट देयर इज नो इक्वालिटी अमंग द मेल एंड द फीमेल, इज नॉट पॉसिबल, कि ये है ही नहीं, इक्वालिटी में वो बिलीव नहीं करते थे. सो ये थी नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, की वो क्या सोचते थे महिलाओं के बारे में. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा. दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का. राइट ए नोट ऑन द हॉलोकॉस्ट दैट हैपेंड इन जर्मनी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. हॉलोकॉस्ट क्या है, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं प्रलय, महाध्वंस. ये महाध्वंस हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही जो ज्यूज थे, जिप्सीज थे, उनको मारा गया था. तो क्या था ये हमें बताना है. द मैसेकर कैरिड आउट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज कॉल्ड हॉलोकॉस्ट. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो हत्याएं हुई थी, जो लोगों को मारा गया था, उसे हॉलोकॉस्ट कहा जाता है. ओके. ड्यूरिंग दिस टाइम 60 लाख ज्यूज, 2 लाख जिप्सीज, 10 लाख पोलिश एंड 70,000 अनहेल्दी जर्मन्स वर किल्ड. और इस दौरान लगभग एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 60 लाख ज्यूज, 10 लाख पोलिस, 2 लाख जिप्सीज एंड 70,000 अनहेल्दी जर्मन से उनको मार दिया गया था ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एंड आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर द ट्रूथ वॉज रिवील्ड टू द होल वर्ल्ड. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ही ये सब कुछ पूरे वर्ल्ड को पता चलता है. सो दिस इज नॉन एज द हॉलोकॉस्ट, इसको हॉलोकॉस्ट कहा जाता है. ओके. सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दैट द मैसेकर carried out during the Second World War is known as the Holocaust, and during this period 60 lakh Jews, 2 lakh Gypsies, 10 lakh Polish and 70,000 unhealthy Germans were killed. उनको मार दिया गया था, गैस चैम्बर्स में ले जा करके उनको ख़त्म कर दिया गया था. And the people, the rest of the world came to know about this incident after the end of the Second World War. के बाद उनको पता चला था. Okay. Now let's move to the next question जो हमारा 5th question रहेगा. among the most important short answer questions में ये 3rd and 5th and the last रहेगा. what happened, what problems were the Republic of Weimar facing? किस टाइप की प्रॉब्लम्स थी जो वाइमर रिपब्लिक था वो फेस कर रहा था उस वक्त. उनके सामने कई सारे चैलेंजेस थे. आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, द एम्परर है दैट वाज एबडिकेटेड, यानी कि उसने गद्दी को छोड़ दिया था. ओके. So Weimar Republic came into the power. Weimar Republic है, that was a republic means that was elected government. पहली बार elected government बनी थी वहाँ पर.
वो सामने आई, लेकिन उसके लिए कई सारे चैलेंज थे। कौन से थे ये मैं बताने। फर्स्ट दैट आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड टू साइन ए ट्रीटी ऑफ वर्साइल, दैट वाज क्वाइट हार्श थी। एंड जर्मनी आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल द फाइन वाज इम्पोज्ड ऑन द जर्मनी एंड जर्मनी बिकम ए वीक कंट्री, एक पुअर कंट्री बन जाता है जर्मनी बिल्कुल। एंड पीपल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल वाइमर रिपब्लिक फॉर एवरीथिंग, और लोगों को लगा कि ये सब कुछ वाइमर के कारण हुआ है, ये आए पावर में और इन्होंने बस वहां जाकर के साइन कर दिए लाइक दैट। तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टू कन्विंस द पीपल एंड टू टेक आउट द जर्मनी फ्रॉम दैट कंडीशन, उससे बाहर लेके जाना। ओके, सेकेंड जो चैलेंज था दैट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, सब कुछ खत्म हो चुका था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड्स, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, सब कुछ खत्म हो गया था। सो वहां पर एक अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा चैलेंज था। अब यही चैलेंज था जिसका फायदा बाद में हिटलर उठाता है, बिकॉज द वाइमर रिपब्लिक वॉज नॉट गेटिंग सक्सेस इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही थी, बिकॉज द वाइमर रिपब्लिक वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम धंधा नहीं दिला पा रहे थे। तो ये एक चैलेंज था उनके लिए। थर्ड चैलेंज था द चैलेंज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज दे हैड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो पे आ चुके थे, तो उसको वापस पटरी पे लाना जो डीरेल हो चुके थे, बट इट वॉज ए अपहिल टास्क, बहुत बड़ा टास्क था। सो दीज वर द थ्री चैलेंजेस बिफोर द वाइमर रिपब्लिक आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ये तीन बड़े चैलेंज थे जिनको पास करना था, तीन बड़े टेस्ट थे जिनको पास करना था, और वाइमर रिपब्लिक है वो फेल हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट, जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ हेडिंग्स आपके लिए राइट की है, यू नीड टू एक्सप्लेन दिस वन, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर आपको 5 मार्क्स लेने हैं। ओके, सो व्हाट वर द रीजंस फॉर नाजिज्म और हिटलर्स पॉपुलैरिटी। नाजिज्म या हिटलर पॉपुलर हो गए थे, काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, यानी कि ब्लाइंडली लोग उनको फॉलो करते थे। तो उसके कारण क्या थे ये हमें बताना है, क्योंकि आप हमारा जो हाफ चैप्टर वो इसी के ऊपर है, और चैप्टर का टाइटल है द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर कैसे एक चांसलर बना, कैसे हिटलर एक हीरो बन गया था फॉर द जर्मन पीपल, तो यहाँ पर हमें वही बताना है। फर्स्ट द फेलियर ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। आफ्टर द मोनार्क, जो मोनार्क सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम था, वाइमर रिपब्लिक केम इनटू पावर, दैट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, बट द वाइमर रिपब्लिक फेल्ड टू फुलफिल द एम्बिशंस ऑफ द पीपल, विशेज ऑफ द पीपल, वो पूरा करने में फेल रहा बिल्कुल। एंड द हिटलर टुक द एडवांटेज ऑफ दैट वन, हिटलर ने उस चीज़ का फायदा उठाया। तो पहला था फेलियर ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। अगर वाइमर रिपब्लिक फेल नहीं होता तो शायद हिटलर को मौका नहीं मिलता। सो द फेलियर ऑफ द वाइमर रिपब्लिक दैट क्लियर द वे फॉर द हिटलर्स राइज, हिटलर के लिए एक तरीके से रास्ता साफ कर दिया। एंड इवन ये नहीं कि सिर्फ रास्ता साफ कर दिया था, उसको कई सारे ऐसे मौके दे दिए थे कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, भाई यहाँ पर तो जर्मनी की बड़ी बेइज्जती हो गई है, मैं लेके आऊँगा, हिटलर ने कहा। So the failure of the Weimar Republic helped a lot in the rise of the Hitler and the popularity of the Nazism. Second, economic crisis. Germany was facing the economic crisis since 1923 से economic crisis को face कर रही थी जर्मनी, and that the condition become worsened during the Great Economic Depression में बहुत खराब हालात हो गए थे। So during that period, Hitler promised from the people of Germans that I am going to give you the right way, मैं आपको बाहर लेके जाऊंगा। तो वो उस क्राइसिस में एक ये भी था कि अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू था, एंड वहाँ पर एक तरीके से जो प्रॉमिस होते हैं ना चुनावी वादे, वैसे ही चुनावी वादे हिटलर ने किए, दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड पीपल, आई एम गोइंग टू टेक आउट द जर्मनी फ्रॉम दिस क्राइसिस। अब लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था कि भाई हमने तो मोनार्की को देख लिया, हमने रिपब्लिक को, डेमोक्रेसी को देख लिया, चलो इसको भी देख लेते हैं। सो economic crisis, during the economic crisis the condition of the German people become worsened, काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, and they saw Hitler as their messiah, उन्हें लगा कि ये मसीहा जो उनके लिए सब कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। सो इस कंडीशन ने भी उनकी हेल्प की। थर्ड वन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल वॉज क्वाइट हार्श, बहुत हार्श थी, एंड लोगों को लगा कि दिस वॉज लाइक दैट ऑफ ए इंसल्ट ऑफ द एंटायर जर्मनी, एंड ड्यूरिंग दैट period Hitler and the Nazi party promised to take back that revenge. उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम रेवेंज लेंगे, we are going to they
प्रॉमिस दैट दे आर गोइंग टू ब्रिंग बैक द डिग्निटी ऑफ द जर्मनी, उसको वापस लेकर के आएंगे। सो इससे भी उनको हेल्प मिली, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो शायद इतने पॉपुलर नहीं हो पाते हिटलर। फोर्थ वन इज द वायलेंट नेशनलिज्म। दे शोड और दे पॉपुलराइज द वायलेंट नेशनलिज्म। वायलेंट नेशनलिज्म मीन्स उन्होंने इस तरीके से शो किया कि नेशन के आगे कुछ नहीं है, दैट वी आर गोइंग टू टेक द रिवेंज, वी आर गोइंग टू अंडू द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के कारण जो कुछ भी है उसको हम अंडू कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, एंड वी आर गोइंग टू बिकम द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो आइडियोलॉजी थी, इस प्रकार की आइडियोलॉजी थी, एंड फॉर दैट पर्पज टू उन्होंने कुछ इस टाइप के मेजर्स भी, दे कंसिडर्ड ज्यूज एज देयर ग्रेटेस्ट एनिमी एंड दे कंसिडर दैट एवरीथिंग हैपनिंग इन द जर्मनी द ज्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वन। तो जो वायलेंट नेशनलिज्म था, that also helped the Hitler and the Nazi party to become popular among the masses, जिसके कारण भी वो पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई ये बंदा कुछ करने वाला है। फिफ्थ, हिटलर्स पर्सनैलिटी वॉज ऑल्सो क्वाइट प्लीजेंट वन, कुछ अलग थी, बिकॉज ही वॉज एन एक्सीलेंट मैनेजर था, मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी थी, ही वॉज ए वेरी गुड स्पीकर। जब भी वो स्पीच देता था लोग सुनते रह जाते थे, मतलब जो उसने बोल दिया लोगों को लगता था कि ये सच बोल रहा है। तो उसकी पर्सनैलिटी थी, उसने भी हेल्प की थी हिटलर के पॉपुलर होने में। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण हिटलर और नाजिज्म है वो पॉपुलर होते हैं जर्मनी में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ नाजिज्म आइडियोलॉजी। नाजिज्म आइडियोलॉजी है, उसके कुछ फीचर्स हमें बताने कि वो क्या थी। एक्चुअली में नाजिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो हिटलर की आइडियोलॉजी थी। फर्स्ट वन, रेसिस्ट थिंकिंग थी। The Nazis consider that according to the Nazi ideology, जो वर्ल्ड है, all the people are not equal, कि सभी रेस है वो इक्वल नहीं है, some are on the top and some are on the bottom, कि कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं। They considered German Aryan on the top and they considered Jews at the bottom। तो ये पहली जो आइडियोलॉजी थी वो रेसिस्ट थिंकिंग में बिलीव करते थे, दैट द ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड आर नॉट इक्वल, वी आर जर्मन आर्यंस एंड वी आर ऑन द टॉप एंड वी आर बोर्न टू रूल द वर्ल्ड, कि हम तो, हमारा तो जन्म इसलिए हुआ ना कि हम पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करेंगे। सो पहली जो आइडियोलॉजी थी, दे बिलीव्ड इन द रेसिस्ट थिंकिंग में वो बिलीव करते थे, एंड दे कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी दे कंसिडर्ड ज्यूज एज देयर ग्रेटेस्ट एनिमी, उनको मानते थे कि हम साफ करेंगे इनको। ओके, सो ये उनकी आइडियोलॉजी का मेन पॉइंट था। सेकंड था प्रेज ऑफ द डिक्टेटरशिप। दे बिलीव्ड इन द डिक्टेटरशिप, दे बिलीव्ड इन द वन नेशन वन लीडर। वो बिलीव करते थे कि एक देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए एक देश के लिए एक लीडर होना चाहिए। सो ये सेकंड फीचर था उनका। थर्ड था बिलीफ इन द वॉर। दे पॉपुलराइज द वॉर को पॉपुलराइज किया था। दे टोट द पीपल टू वर्शिप वॉर, कि अगर हम टॉप पे हैं, आगे बढ़ना है तो हमें युद्ध करना है। तो वो युद्ध में बिलीव करते थे, यानी कि पीस में उनका कोई बिलीव ही नहीं था, कोई लेना देना ही नहीं था, उनकी बनती ही नहीं थी पीस के साथ। फोर्थ वन, बिलीफ इन द इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म मीन्स टू अटैक ऑन समवन, अदर कंट्री के ऊपर अटैक करना और अपने कंट्री का एक तरीके से एक्सपेंशन करना, उसमें वो बिलीव करते। जब युद्ध में कोई बंदा बिलीव करेगा तो वो ऐसा ही करेगा। ओके, एंड एंटी डेमोक्रेटिक, दे वर अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक आइडियाज है, उनके वो खिलाफ थे। अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी दैट डेमोक्रेसी मेक द कंट्री वीक, कि पावर डिवाइड हो जाती है और देश वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये उनकी मेन आइडियोलॉजी थी, मेन फीचर्स थे नाजिज्म के। ये सबसे इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहेगा, बिकॉज नाजी आइडियोलॉजी थी वही जर्मनी की आइडियोलॉजी थी, वही हिटलर की आइडियोलॉजी थी। नाउ लेट्स डू डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा। What effect did the Great Depression have on Germany? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के जर्मनी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़े, जो कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है, जो इंडिया के ऊपर रहे, जो यूएसए के ऊपर रहे या किसी भी देश के ऊपर रहने थे, वही इफेक्ट जर्मनी के ऊपर पड़े। क्या इफेक्ट पड़े ग्रेट डिप्रेशन की, हमें बताना है। इंडस्ट्रीज स्टॉल्ड, इंडस्ट्रीज वर शट डाउन, इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो गई। इट मीन्स दैट कि जब प्रोडक्शन की डिमांड ही नहीं रही तो ऑटोमेटिक है वो बंद होनी थी। सेकंड, बिजनेस कोलैप्स्ड, वर्ल्ड जो बिजनेस था वो बुरी तरीके से कोलैप्स्ड हो गया, बिकॉज डिमांड्स थी वो कम हो गई थी, एक्सपोर्ट था वो रिड्यूस हो चुका था, डिक्रीज हो चुका था, और इंपोर्ट की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। थर्ड इफेक्ट था इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ चुकी थी। इट मीन्स द प्राइसेस ऑफ द डेली यूज की जो थिंग्स थी
उनके काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो दैट वाज द थर्ड इफेक्ट ऑन जर्मनी। इवन जो ब्रेड थे वो खरीदने के लिए लोगों को कार्ट में भर के पैसे लेके जाने पड़ते थे, जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा है। सो इन्फ्लेशन वाज द थर्ड। कभी भी किसी भी देश में जब डिप्रेशन आता है तो ये इफेक्ट रहते हैं, कॉमन इफेक्ट हैं ये सारे। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज बिकॉज द फैक्ट्रीज वर शट डाउन एंड द बिजनेस कोलैप्स्ड एंड इवन द फार्मिंग वॉज नॉट ए प्रॉफिटेबल रिमेन प्रॉफिटेबल एट दैट टाइम, वो भी प्रॉफिटेबल नहीं रहा। सो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड द पीपल हु वर वर्किंग एट दैट टाइम दे हैड टू वर्क ऑन द लोअर वेजेस पे उनको काम करना पड़ रहा था। फोर्थ था रिडक्शन इन प्राइसेस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उनके प्राइसेस कम हो गए थे, यानी कोई उनको पूछ ही नहीं रहा था। एंड दैट वर्सन द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स टू, इससे फार्मर्स की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो ये कॉमन से थे, यानी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बिजनेस था वो बर्बाद हो गया, महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड द पुअर कंडीशन, कह सकते हैं पुअर कंडीशन ऑफ द फार्मर्स टू। तो ये कुछ इफेक्ट्स थे जो कॉमन इफेक्ट्स थे। अगर आपको इंडिया के या किसी भी कंट्री के बारे में लिखना हो कि व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, तो ये सेम रहेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का रहेगा, जिसमें हमें बताना है व्हाट वर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यही ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इसी ने वो बीज बो दिए थे, इट्स सो द सीड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये थी क्या, ये हमें समझना है। जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड फाइंड ए पेनल्टी ऑफ 6 बिलियन पाउंड्स एज ए वॉर कंपनसेशन। जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, यानी कि ये किसके बीच में थी? इट वॉज ए ट्रीटी बिटवीन जर्मनी एंड द विनिंग कंट्रीज जो थे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और यूएसए, उनके बीच में एक ट्रीटी थी। तो जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसे कहा गया कि भाई तूने युद्ध किया है, अब हमारा जो कुछ भी नुकसान हुआ है वो सब कुछ तू भरेगा। ओके, सो जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड फाइंड ए पेनल्टी ऑफ 6 बिलियन पाउंड्स एज ए वॉर कंपनसेशन। 6 बिलियन पाउंड लगभग 42,000 टन सोने के बराबर था। उसकी लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है, जब उसका 40% छोड़ दिया गया था, तब जाकर के जर्मनी 2008 में भरी है। भाई सोच लीजिए कितना बड़ी एक ये अमाउंट रही होगी। सो जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड फाइंड ए पेनल्टी ऑफ 6 बिलियन पाउंड्स एज ए वॉर कंपनसेशन के तौर पर 6 बिलियन पाउंड उन्हें उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया, पेनल्टी लगाई गई। जर्मनी हैड टू लॉस इट्स कॉलोनीज, उसकी जितनी भी ओवरसीज कॉलोनीज थी, लाइक दैट हम इंडिया क्या थे, वी वर द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड, ऐसी उसकी जितनी भी कॉलोनीज थी वो उनसे छीन ली गई। जर्मनी लॉस्ट 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, उसकी 13% जो टेरिटरी थी, खुद का इलाका था, दैट वाज आल्सो टेकन अवे। जैसे सम पार्ट वाज गिवन टू डेनमार्क एंड फ्रांस, जो नेबरिंग कंट्रीज थे, पोलैंड, उनको दे दिया गया। नेक्स्ट, जर्मनी लॉस्ट द रिसोर्स रिच रूरल रीजन, 75% वहाँ का आयरन और 26% जो कोल का रीजन था वो भी उससे छीन लिया गया। इट मीन्स दैट न केवल उसको फाइन देना था बल्कि उसके रिसोर्सेज भी छीन लिए गए। सो इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर द जर्मनी टू पे द कंपनसेशन, पे करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। जर्मनीज आर्मी वॉज डिस्बैंडेड, आर्मी थी उसको डिसमिस कर दिया गया, उसको कह दिया गया 5,000 से ज़्यादा आर्मी नहीं रखोगे। ओके, सो ये था ट्रीटी ऑफ वर्साइल, दैट वाज क्वाइट हार्श, जो काफ़ी ज़्यादा हार्श थी और उसी के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। अगेन देखिए एक बार, जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर and fined penalty of 6 billion pounds as a war compensation. Second, Germany had to lose its all colonies, उसकी सभी colonies छीन ली जाती है। Germany lost 13% of its territory, उसकी territories है 13%, खुद का इलाका वो भी छीन लिया जाता है। Germany lost the resource rich rural region, 75% of iron ore and 26% coal region to neighboring countries है, वो उससे छीन लेते हैं। And Germany's army was disbanded, एक तरीके से उसको अपंग बना देते हैं। तो ये थे कुछ मेन फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हो दैट इज़ मोर देन इनफ, यानी कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ऑल्दो हमने जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 15 डिस्कस किए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हमारे 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, उनमें से भी बनने वाले। अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी, आपको कुछ समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।